दोस्तों, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि, 1.25 करोड़ लोगों का प्रदेश, 70 विधानसभा, 5वां विधानसभा का चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद सरकार एक महीने करती है और इस बीच में कई चीजें निकल के सामने। हमने उत्तराखंड के चुनावों में देखा, उत्तराखंड की सरकारों में देखा कि मुख्यमंत्री उपचुनाव जरूर लड़ता है। कई मुख्यमंत्रियों की चर्चा हम कर सकते हैं, चाहे नितिन भाई हो, चाहे रावत, गौड़ा हो, चाहे वो चक्कर। इन लोगों ने चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री बनना हुआ तो चुनाव में जरूर यही इस बार पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी ने 43 सीट के साथ प्रचंड बहुमत कर सकते हैं। सत्ता में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से चुनाव लड़ा जाता है और पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से सत्ता में स्थापित करा। हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास करता है और मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के लिए एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा में पहुंचना। और उसकी शुरुआत आज देखने को मिल रही जब चंपावत के विधायक ने अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि घोषणा नहीं हुई कि चंपावत से ही पुष्कर सिंह धामी। चंपावत भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती है और पुष्कर सिंह धामी उस तरफ चुनाव में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी और कांग्रेस किस रणनीति के तहत वहां पे चुनाव लड़ी। जितनी चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिगंबर सिंह नेगी जी। दिगंबर जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की युवा नेता, उत्तराखंड का कह सकते हैं कांग्रेस का भविष्य, युवा की प्रवक्ता हमारे साथ मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों लोगों के साथ हमेशा उत्तराखंड की हर विषय पर विभागी से राय देने वाले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जी के पास चलते हैं। सर, 5वां विधानसभा का चुनाव हुआ। 5 चुनाव में हमने देखा कि 4 बार मुख्यमंत्री उपचुनाव के द्वारा अपने आप को सत्ता में प्रूव किया। इस बार 5वीं बार भी होगा कि जब पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़के मुख्यमंत्री के स्थिति को अपनी मजबूती देंगे या स्थायित्व देंगे। सर, इसको किस नजर से देखा है? देखिए संजय जी, अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई हैं कि जब भी जो है मुख्यमंत्री का चयन हुआ है तो वो जो चयन जो था वो ज्यादातर 2002 की बात करते हैं या हम 2012 की बात करते हैं, तो जो विधानमंडल में जो भी सदस्य थे उसके बीच से न होकर अचानक बाहर से आए, तो वो एक कारण था। और इस बार का जो कारण वो अलग उल्टा ही कारण है, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपनी सीट पर जो है इतना काम नहीं कर पाए या किसी तरह से मैनेज नहीं कर पाए और जीत को हार। तो लेकिन हाईकमान की बात करते हैं, जो सीट बात करते बीजेपी ने, उन्होंने दोबारा उन पर विश्वास लगाया और दोबारा मुख्यमंत्री उनको बनाया। और साथ में ये है कि 6 महीने के अंदर जैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 6 महीने के अंदर आपको जीत के आना है, तो उन्होंने दोबारा जो है चुनाव के लिए चले गए। बहुत सारे बीच में जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और बहुत सारी धारणाएं थी कि वो देहरादून की कैंट सीट से या डोईवाला सीट से या हो सकता है वो हरीश धामी जी जो कांग्रेस के थे वो सीट के लिए खाली करना चाह रहे हैं और कई सारे विधायक जो प्रयास थे वो लोग अपनी सीट धामी जी के लिए छोड़ने को तैयार। लेकिन अंततः जो भी संगठन ने सोचा, चंपावत होने लगी, क्योंकि चंपावत जो है एक सीट जो है अच्छी तरह से उन्होंने एक विकल्प के रूप से धामी जी को दी। जहाँ तक बात है उस पर हम बात करते हैं चंपावत की। चंपावत क्यों बहुत बढ़िया सीट है, क्यों अच्छी सीट है? लेकिन चंपावत एक तो संगठन बहुत अच्छा है, पहली चीज। नंबर 2, अभी अगर आप बात करेंगे कैलाश जो वहाँ पे जो है विधायक थे जिन्होंने रिजाइन किया, तो अगर आप बात करेंगे तो उनका भी जो है बहुत कॉन्फिडेंस लेवल था। और क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो है एक पहाड़ से जो उनका जो है बैकग्राउंड है, तो वहां पे उनसे जो है ज्यादातर सीट मानी जा रही है। इस वजह से चंपावत को बेटर लगी।
लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ, वहां पे जो विपक्ष है, विपक्ष में अगर आप देखेंगे जो अभी जो हिमेश जी हैं, जो पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छे नेता है और उनका भी जो है क्या कहते हैं वहां पे राजनीति जो है काफी अच्छा है और काम करने के नेता माने जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस, क्योंकि नई कांग्रेस में जो है जो अध्यक्ष आए हैं, जो उपनेता है, ये सब अब किस तरह की गणित करते हैं कि हिमेश कर्पराज जी दोबारा वहां से चीज कर दें या किसी और को जो है एक जो है वहां से कैंडिडेट बनाना। लेकिन जहां तक उम्मीद लगती है कि हिमेश जी दोबारा जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे उनके केस में। अब कांग्रेस कितना जो है अपना वहां पर प्रभाव दिखाती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होता है कि जो हिमेश जी को जो माना जाता है, उनको जो माना जाता है वो हरीश रावत के खेमे का माना जाता है। और हरीश रावत जी आज ही बहुत पैदावार रहता है, उनका जो है सारा कुछ जो है राजनीतिक जो है उनका विश्लेषण, राजनीतिक काम बहुत अच्छा है। अब इस सीट पे जो है अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये माना जाए कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो हरीश रावत की जीत देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी चीज क्या है कि जो नई टीम आई है कांग्रेस की, अगर वो सही बात है, अगर तो सीरियसली चुनाव को लड़ते हैं तो इस बार बीजेपी को भी बहुत बड़ी टक्कर मिलेगी। दिगंबर देखिए, जिस दिन चुनाव घोषित होता है उसी दिन कैलाश चंद गहलोत ने कह दिया कि मैं अगर धामी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। तब उन्होंने सीट छोड़ी। उनके साथ लगभग आधा दर्जन लोगों ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के लिए मैं अपनी विधायक की त्यागने को तैयार, और कई जगहों से उनके नाम की चर्चा है। और आखिरकार चंपावत सीट उनके लिए छोड़ी गई है। तो किस समीकरण के तहत चंपावत आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर? उत्तराखंड सीटों में से एक और छोटी निवर्तमान है थोड़ी, यह पहला कदम आया था जो है वो, और भारतीय जनता पार्टी का जगह इतना है कि वो आतंक से को ऐसा पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से तो आप किसी भी चीज से जीत सकते थे। पेंट की चर्चा हुई, डोईवाला की चर्चा हुई, यहाँ तक कि कांग्रेस के कसावा नेता माने जा रहे हरीश धामी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के लिए मैं सीट छोड़ सकता हूँ। ये जो 3-4 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ वो सब सीट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सही थी, जीता जा सकता था और कई जगह तो बिना मेहनत के जीता जा सकता था। लेकिन आप चंपावत गए हैं, जैसा कि आपने सुना बीसी ने कहा कि कांग्रेस का भी कसावत नेता है, लड़ाई टक्कर की हो सकती है। देखिए, अभी तो जनता को वोट देना है, वो सरकार बनाने के लिए वोट देना है। अभी जनता ने मुख्यमंत्री को वोट देना है, दोनों में फर्क है। 2022 का चुनाव आम चुनाव था, सरकार को बनाने के लिए वोट देना, और अब की बात क्योंकि केवल सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को सीट से चुनाव लड़ा रहा है, तो इसलिए जनता को ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट कि हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में ये जो वीवीआईपी सीट बनने वाली है, हम उसका एक एक वोट उस विधानसभा की कायाकल्प कर सकता है, उसका कम्युनिटी विकास कर सकता है। अगर ये माना जाए कि खटीमा सीट के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, चलिए मैं लड़ूंगा, इसी प्रश्न का जवाब आपसे लूंगा। पर कांग्रेस किस रणनीति के तहत चुनाव में जाएगी? वॉकओवर देगी या टक्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी और पुष्कर सिंह धामी को भी टक्कर देगी? किस रणनीति पे कांग्रेस जाने वाली? देखिए सर, कांग्रेस पार्टी की पहले से ही संवेदना और सिंपैथी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ थी। जैसे ही 10 मार्च को रिजल्ट आया, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार 47 सीटों के साथ उभर के आई। हम भी चाहते थे कि जिस बेसिस पे बीजेपी ने अपने युवा चेहरे का शुरुआत करने के बेसिस पे अपना वोट लड़ा, हम भी चाहते थे कि वो ऐसा चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि वो अपनी जगह से सीट हार गए, अपनी परंपरागत सीट जो खटीमा थी वहां से हार गए, और बीजेपी को भी काफी समय लग गया उन्हें ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाने में, क्योंकि 10 तारीख को रिजल्ट आया और 12-13 दिन लग गए थे लगभग उनको चीफ मिनिस्टर घोषित करने में। देखिए सर, एज अ कांग्रेस पार्टी हम लोग एक ऑपोजिशन पार्टी, हम पूरा दम खम लगा के अपनी हार्ड वर्किंग करके कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला देंगे। क्योंकि सर हम भी चाहते हैं कि जहां हमारे 19 विधायक आज विधानसभा में, हम भी चाहेंगे कि एक और
बीसवा विधायक हमारा विधानसभा में जाए और अपनी जगह के अपने विधानसभा के मुद्दे उठाए, लोगों के जन कल्याण, समाज कल्याण और लोक कल्याण की बात करें, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक तरफा मुकाबला है। मुझे ऐसा लगता है कि चंपावत सीट को चूज करना या अगर सेफ सीट मानते हैं, मुझे लगता है द ओनली रीजन है कि चंपावत जो है सर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके खटीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और वो मैदानी और पहाड़ी इलाका दोनों है। अगर मैं बनबसा की बात करूं, टनकपुर की बात करूं, तो पिथौरागढ़ जनपद से होते हुए आता है और कहीं ना कहीं खटीमा जो है और पुष्कर सिंह धामी जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में आते हैं। दूसरा चीज सर मुझे ऐसा लगता है कि चूज करने का मेन रीजन ये भी था सर वो जनपद जो पिथौरागढ़ जनपद में पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं सर कि कहीं ना कहीं जो चंपावत एक छोटा विधानसभा क्षेत्र है, ठाकुर की वोट परसेंटेज वहां पे ज्यादा है, पंडितों की वोट परसेंटेज वहां पे ज्यादा है, तो ऐसा ठाकुर होने का, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ठाकुर उसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिंपैथी वहां पे वो सोच रहे हैं कि उनको सिंपैथी देखने को मिलेगी। जो विधायक है 2 बार जीते हैं, बिल्कुल सर, जो से बड़े नेता के रूप में उस क्षेत्र में माने जाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जी, जितनी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की और ये पुष्कर सिंह धामी की है, उससे ज्यादा चुनौती क्या कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी बनती है? इस चुनाव में अपने आप को उनको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए तो बड़ी वैसी बात देखिए, क्योंकि अभी कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष बने हैं, प्रतिपक्ष नेता बने हैं, तो जो नई टीम आई है वो जरूर चाहेंगे कि अगर हम पहली बार मुकाबला करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को पटक नहीं देते, ठीक है। और किसी बड़ा मैसेज जाना है और क्या कहते हैं मित्र विपक्ष के रूप में नहीं है, ये सारी उनको प्रूव करना है, उनको अपने आप को जो है पहला एग्जामिनेशन है, उनको प्रूव करना है कि हम स्ट्रांग है। अगर इस बात को प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं करण महाराज जी जो है एक अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे एज ए, क्योंकि जो उनका अभी एक्सेप्टेंस जो है ना पूरे राज्य में नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब करण महाराज को किस तरह चलते हैं, किस तरह लेके चलते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल जो है आज ही कह रहा हूँ कि हरीश रावत जी, क्योंकि करण महाराज के साथ भी हरीश रावत का नाम जुड़ा है, निवेश के साथ भी जुड़ा है। ये माना जाए कि ये चुनाव कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने हरीश रावत होंगे। बिल्कुल 100%। और आप ये समझ लीजिए, अगर हरीश रावत अगर जो है किसी न किसी तरीके से इंटरनली अगर पुष्कर सिंह धामी को थोड़ा सा भी हल्का फुल्का जो पुश करते हैं या वहां नहीं जाते हैं तो इनकी सीट क्लियर कट निकलेगी, मुझे लगता है। लेकिन हरीश रावत अब क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा, और करण महाराज किस तरह से उनको अपने साथ लेते हैं और एक इस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को जो है प्रोजेक्ट करते हैं कि भले ही जो है नया अध्यक्ष बना है लेकिन कांग्रेस एक है और कांग्रेस जो है लड़ने में बहुत जो है सक्षम है। क्योंकि सर एक चीज देखा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए जितनी बड़ी चुनौती है सीट जीतने की, उतनी बड़ी चुनौती मानी जा रही है करण महाराज के लिए अपने आप को प्रूव करने की। ज्यादा उतनी नहीं, उससे भी ज्यादा, क्योंकि करण महाराज का जो है ना जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ और जिस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं उनकी हो पा रही है और करीबन विधायकों में से 50% विधायक उनको नहीं सपोर्ट कर रहे, अगर किसी तरह से वो अपने आप को इसको जो उपचुनाव है इसमें अगर वो प्रॉपर तरीके से देखिए, जीतना हारना तो आप एक वोट से भी जीत हार सकते हैं, लेकिन किस तरह से आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, किस तरह से आप वोट बैलेंस करते हैं, किस तरह से बूथ बैलेंस करते हैं, वो करण महाराज के जो है इस समय पूरा दिखेगा इस उपचुनाव। दिगंबर जी, जैसा रविंद्र जी ने कहा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस के साथ साथ हरीश रावत का भी सामना करना पड़ेगा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद दोनों ही समय में देखने जनता बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है कांग्रेस आज की अपने कलाओं से एकजुट है। शरद महाराज उधर से ही आते हैं, हरीश रावत वहीं से आते हैं। अगर एक दूसरा नहीं दिख रही है तो मुख्यालय में नहीं दिख रही है, गढ़वाल में नहीं दिख रही है, लेकिन कुमाऊं के उस क्षेत्र में तो एक दूसरा दिख रही है। देखिए, करण महाराज खुद चुनाव हारे हैं तो क्या दूसरे को जिताएंगे, ठीक है ना। और हिमेश केजरीवाल के लिए दूसरी बार चुनाव हार, तो इसके पर भी चुनौती देने की दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। और जनता ने, वहां की जनता ने अपने लिए सर ये तो हम लोगों ने कई बार देखा, कई बार दिगंबर जी देखिए आम चुनाव, कई बार आप देखिए आम चुनाव में खंडूरी जैसा तक जीत सकती है, जिसने 1 दर्जन सीट को 3 दर्जन तक ले गए, 31 सीट ले गए, वो उस जैसा आदमी हार जाता था। देखिए दोनों
में अंतर उपचुनाव में, उपचुनाव लैंडलाइन से जीते, उपचुनाव होने में और आम चुनाव होने में दोनों। आम चुनाव में जनता बदलाव भी चाहती कि उत्तर प्रदेश समाधान जनता के दिमाग में सरकार बदलने की पूरी संभावना बनी रहती है। परंतु अब उपचुनाव में जहाँ इतना बड़ा फैसला, कहाँ 19 सीट और कहाँ 47 सीट का अंतर जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पास 47 सीटें, कांग्रेस के पास केवल 19 सीटें, कहीं दूर दूर तक भी कांग्रेस एक सीट जीते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। तो कोई भी समझदार मतदाता अपना वोट प्राप्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत कॉमन बेसिक सी बात है। चलिए मनोज जी, जो प्रश्न में राजेंद्र जी के पास छोड़ा था, जवाब मिला जी, उस जवाब को और साफ करिए जरा। अगर इस चुनाव में, अगर क्या मान के चलिए जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के लिए कह रहे हैं कि तो मुख्यमंत्री है, दूसरे सत्तावर नेता है, तीसरे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से है, तो करण माना के लिए कितनी बड़ी चुनौती मान रही है? देखिए सर, पहले तो मैं सर का एक जवाब दे दूं, क्योंकि सर कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर का के लिए उपचुनाव बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं चंपावत में, तो काफी इजी रहेगा। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी टक्कर देंगे और पूरी मेहनत से वहां पे लड़ेंगे। करण मेहरा जी की आपने बात करी है, रिसेंटली अभी वो स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हमें मिला है, उप प्रतिपक्ष भी हमें मिले। मुझे लगता है ये एक अच्छी लीडरशिप है सर, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास अनुभव है यशपाल आर्य जी के रूप में, एक तरफ हमारे पास युवा है भूपत सिंह कापड़ी के रूप में, जिन्होंने रिसेंटली अभी पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत में करारी टक्कर दी और उन्हें हराया। तीसरे के संत सर के रूप में हमारे पास है करण मेहरा जी। तो मुझे लगता है सर एक ऐसी लीडरशिप है जो आने वाले 5 साल में कांग्रेस को उस जगह पहुंचाएगी जहां पे उसे पहुंचने का हक है। तीसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चंपावत में अगर उपचुनाव होते हैं, बाय पोल इलेक्शन अगर होते हैं, तो डेफिनेटली करण मेहरा जी के लिए ये टेस्ट की तरह होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने आप को साबित करना, और डेफिनेटली सर वो साबित करेंगे। अगर पुष्कर सिंह धामी गद्दावर नेता है तो अभी करण मेहरा जैसा करने का वो हारे गए, लेकिन मैं मानता हूँ वो हारे गए, लेकिन इससे पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, ऐसा नहीं है। और कहकर हम मानते हैं कि जनता ने हमें हराया, हम पराजय योद्धा है, लेकिन हम योद्धा हैं, हम घायल शेर हैं। और आपको मैं बता दूं सर, घायल शेर जो होता है जब वो छलांग मारता है, तो आप देखना रिजल्ट में अगर कोई छलांग लग गया तो कहीं ना कहीं से जो रिजल्ट आप कह रहे हैं कि जो लोग इस बार चुनाव देंगे या जो वोट देंगे वो सीएम के चेहरे को देख के देंगे, वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहेंगे। अगर खराब नहीं करना चाहते सर तो वो खटीमा में ही दे देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वहां के चीफ मिनिस्टर वो बनते तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता। तो नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वहां से हार गए। लेकिन मनोज, माना जा रहा है कि धामी जी लेकिन 3 नाम आपने जो जुड़ाया, कांग्रेस में जो तीनों पद दिए गए इनके लिए तो कम चुनौती थोड़ी है। तीनों कुमाऊं से आते हैं, तीनों अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए ये भी माना जा रहा है कि तीनों की जो तिकड़ी है, उस तिकड़ी का भी चुनाव सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। डेफिनेटली सर चुनौती है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो आए हैं, उन्हें अपने आप को शो करना लोगों के सामने काफी, क्योंकि सर देखिए लोग इसे गुटबाजी का नाम देते हैं, बट मुझे नहीं लगता गुटबाजी इज द राइट वर्ड हियर। नाराजगी, हम नाराजगी एक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि काफी कहा गया कि हमारे जो एमएलए है वो नाराज है। जैसे अपने हरीश धामी, एक फैमिली ना, जब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो हर किसी का मेंटालिटी अलग अलग होती है, जो देखने का तरीका अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, और जब चीजें आपस में बात नहीं बनती तो उसे हम एक वर्ड देते हैं नाराजगी। नाराजगी का मतलब ये होता है सर कि अभी उनकी बात मानिए, मन की बात उन्होंने सामने रखी, दिल से वो अभी भी कांग्रेस ही है। तो हरीश धामी जी अगर कहीं ना कहीं, जैसे उन्होंने सीट छोड़ने की बात करी थी सर, अगर सीट छोड़ने होगा तो आप मुझे बताइए बीजेपी ने जो अपना ऑपरेशन पंजा चलाया था वो लागू क्यों नहीं हो पाया? अगर कहीं ना कहीं वो लागू होता तो आप मुझे बताइए कि चंपावत से खुद बीजेपी के जो विधायक थे वो अपना इस्तीफा देके धामी जी को क्यों आगे लेके आते और बाईपोल इलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं वो खड़े क्यों होते? तो और तीसरी चीज सर, हरीश धामी जी ने कहीं पे भी कोई इस्तीफे की तो बात की नहीं, कहीं पे भी उन्होंने अलविदा कहने की तो बात कही नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस सर आज भी एक साथ है, वो जानते हैं कि भैया आने वाले 2027, 2024 लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव, चाहे आपके पंचायत के पार्षद के, हरीश धामी की जो स्टेटमेंट उसे कैसे आप कह रहे हो कि भारत कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं की? मैं लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जी, हरीश धामी क्या एक सीट से पुष्कर धामी के लिए हरीश धामी का निगोशिएशन नहीं हो पाया, मतलब निगोशिएशन मतलब उनका कायदे से सामान्य नहीं बन पाया। अगर वहां से पुष्कर सिंह धामी लड़ते तो क्या चंपावत से सुरक्षित सीट मानी जाती? देखिए, जहाँ तक बात है हरीश धामी की जो सीट जो ऑफर करा है वो उसमें बहुत सारे पहला डायमेंशन ये है कि हरीश धामी जो है, जैसे उन्होंने पहले जो है हरीश रावत के लिए भी सीट छोड़ी, मैंने कहा था मैं भी जो है इनके लिए सीट छोड़ना चाहता हूँ,
तो हरीश धामी बेसिकली जो है वो एक अलग तरह के तेज तर्रार नेता है, युवा नेता है और बहुत जल्दी किसी बात को बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या बात हुई, उसके मेन जो डायमेंशन है मुझे जो लगता है पहली चीज क्या था, हो सकता है वो अपने आप को कुछ बीजेपी में एड्रेस कराना था, जिस बात पे वो बात नहीं बन पाई। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हरीश धामी जो है कुछ ये अगर बीजेपी ने उसमें दो तरह से किया, तो हरीश धामी को एडजस्ट कराना चाहते हैं और साथ में ये वहां से लड़ते तो इनके लिए वॉक ओवर होता पुष्कर सिंह धामी के लिए। हाँ, लेकिन क्या है, इन्होंने जो इसका जो मतलब जो रिप्रिकॉशंस है क्या आएंगे, तो उन्होंने उसको मतलब आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे इस बात को, उस बात पर गहन मंत्रालय की अलग तरह से देखें चंपावत में बात करें, तो वो नहीं चाहते कि इस लेवल पर, जबकि बीजेपी के पास बहुमत है और हरीश धामी के अलावा पुष्कर सिंह धामी जो है दोबारा जीत के आ सकते हैं, तो सारी जो है जो गणना और जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने उसको नहीं लिया। तो ये सारी बातें मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ सर, वही बात कि जो मुझे पता है और जो मुझे लग रहा है, तो पता तो मुझे जो लग रहा है आवाज हो रहा है, जो मेरी एनालिसिस है कि अभी इस आने वाले जो है हफ्ते में बहुत सारे जो है नए जो है चेहरे जो है बीजेपी के संगठन से और नेताओं में जो नेता है वो कहीं ना कहीं जो है दौड़ शुरू हो रहा है और उस पर जो है क्या कहते हैं एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई। मैं आपको पहले तो हमारे समझ से कैलाश उनको तो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो और भी लोग हैं, जो लोग मतलब छूट गए संगठन के बड़े लोग हैं और जिनका नाम है या फिर जो है क्या कुछ ऐसा नेता है, अभी तक तो ये घोषणा हुई है उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन ये घोषणा तो नहीं हुई ना कि चुनाव लड़े। नहीं, वो तो बात देखिए, अगर आप देखें आज क्या है, आज की अगर आप शाम की न्यूज देखें कि पूर्णागिरी में चले गए वो, वहां उन्होंने मत्था टेका, अभी मोहन जो एक तो वो मोहन पालन के ऊपर कोई बात कर रहे थे कि साहब वो बहुत बड़ा कोई मॉडर्न इंस्टीट्यूट खोलेगा या बहुत खोलेगा, तो ये सब बात इन सब चीजों से ये सब आ रहा है कि चुनाव वहीं से लड़ी। देखिए क्लियर कट है इस तरह से जो बात है, जिस तरह संगठन आप समझ अध्यक्ष जी गए और एक साथ गए और लोगों ने माला पहन कर गए, तो इसका जो मतलब देखिए भले वो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट समझ लो कि ये बात फाइनल जी। जैसा कि अभी मनोज से भी बात हुई और राजेंद्र से भी, मोदी तो है क्योंकि कांग्रेस के भी 3 कद्दावर नेताओं को पद दिया गया और उन्हें अपने आप को प्रूव भी करना है। आरोप भी है कि गलत ढंग से पद दिया गया और सबसे बड़ी चीज युवा भी कुमाऊं से आते हैं। तीनों एक ताकत है अपनी अपनी जगहों पे, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या लगता नहीं ये चुनाव दृष्टिकोण। देखिए का पिता कोई भी हो, आप मान के चल रहे हैं ना कि आपने कहा मुख्यमंत्री है, जीता है, मुख्यमंत्री को विजय बनाना है। वर्तमान हालात है उत्तराखंड में और जो अंत कह रहा है, राजनीतिक अंत कह रहा है, तो कह रहा है विधानसभा का, वो ये कह रहा है और स्पष्ट रूप से कि एक सीट कांग्रेस को देकर के जनता पछताना नहीं चाहेगी, बल्कि जनता इस मौके का फायदा उठाना चाहेगी कि जो है हमारे क्षेत्र से जो विधायक बनने जा रहा है, जिसको विधायक के लिए वोट देना है, वो इस प्रदेश का होने वाला है, विधानसभा क्षेत्र का वीवीआईपी पर होने वाला है और विकास की वहां पर गंगा रहने वाली है। तो इस दृष्टि से लोग वहां पर अपना मतदान करेंगे। स्वाभाविक है, जनता हमेशा आप देखते होंगे आम चुनाव में 2 बातों पर ध्यान रखते हैं, वोट हर एक अपने लोगों की बातों पर करता है। तो कोई भी मतदाता चंपावत विधानसभा का अपना कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट प्राप्त करना चाहेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को देकर के वो अपने वोट को कई गुना का जो है फायदा उठाना करेगा क्षेत्र के विकास में और अपने रोजगार और बाकी डेवलपमेंट में उसका लाभ उठाना। मनोज जी, जैसा इन्होंने कहा कि विकास की नदियां बह जाएंगी, वहां के लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इतिहास गवाह है टीपीएस रावत को लेकर के भुवन सिंह खंडूरी जब चुनाव लड़े, टीपीएस रावत ने सीट छोड़ा, उसके बाद आप देखिए हरीश रावत के लिए छोड़ा गया, उसके बाद आप देखिए विजय पौड़ा के लिए छोड़ा गया। इस सीट पे आप ये मान के चलिए विकास की गंगा तो बसी नजर नहीं आई। ऐसे में क्या ये जो कारण माना जा सकता है कि वहां के लोग केवल इसलिए मुख्यमंत्री को जिता देंगे कि वहां विकास की गंगा बहेगी? तो देखिए पहले तो मैं सर का जवाब दूंगी, चलो अगर जीत जाते तो हम उम्मीद भी करते हैं कि आप कुछ विकास की गंगा वहां पे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर देखिए जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफा बात यहाँ पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे और जीत जाएंगे, बीवी जीत जाएगी, आपने एक
वर्ड लगा दिया वहाँ पे। देखिए सर, जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो लोगों ने अगर वीवीआईपी की तरफ तरीके से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर देखिए हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे पोस्टमैन हूँ, मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पोस्टमैन हूँ। तो अगर आप वीवीआईपी जोड़ देंगे तो लोगों का देखने का नजरिया कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखिए कांग्रेस, वो कहावत तो आपने सुनी है सर, वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम कोशिश जरूर करेंगे सर, हम एक कड़ा मुकाबला आपको देंगे, क्योंकि अगर मैं 2017 की बात करूं तो जहाँ पे कैलाश जी और हिमेश जी के बीच में जब इलेक्शन चल रहे थे तो 17,000 वोटों से हिमेश जी हारे थे, लेकिन 2022 में 17,000 की बदले 5,000 वोटों से हारे। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये ज्यादा नहीं है सर। तो हमारी उम्मीद है कि अगर जीत भी चुके हैं 2 बार, 2002 और 2012 में वो जीत भी चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको टक्कर नहीं देंगे। टक्कर बहुत कड़ी होगी सर। कुमाऊं रीजन हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहा है। आपको अगर आप कुमाऊं रीजन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले आपके बाईपोल इलेक्शन में डेफिनेटली सर एक तरफा मुकाबला ना हो और आपको एक अच्छी टक्कर देखने को मिली, क्योंकि हम एज एन ऑपोजिशन है और अगर हम लोग टक्कर नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तब क्या ये मापदंड सही है कि वहां की जनता केवल इसलिए वोट देगी क्योंकि मुख्यमंत्री हम चुनने जा रहे हैं और हमारे विकास की गंगा बहेगी? देखिए क्या होता है कि क्योंकि इतिहास गवाह है सर, 3 से 4 बार उपचुनाव केवल मुख्यमंत्री के लिए हुए, लेकिन उस क्षेत्र में वह डेवलपमेंट हुआ, विकास नहीं हुआ जो लोग उम्मीद लगाए थे सर। जी आप जानते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं ये परसेप्शन पे ज्यादा लगा। एक जो है ना क्या कहते हैं, एक जो है ना जिसे कहते हैं एक भविष्य के आपको एक सपना दिखाकर जो है चुनाव लड़ा जाता है और लोग उस सपने में कभी कभी बह भी जाते हैं, कभी कभी बह जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी या कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको चुनाव लोग हार भी जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन जहां तक चंपावत की अभी एट प्रेजेंट की बात है, सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, कुमाऊं से आती है, चंपावत में इनका संगठन बहुत अच्छा है, ये मैं मान रहा हूँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि अभी पुष्कर सिंह धामी को लोग एक तरह का युवा मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो मुझे लगता है लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस कैसे जो है उसके विपक्ष में बैठकर और कौन उसका कैंडिडेट होता है। तो हेमंत हो भी सकता है कि हेमंत सरकार द्वारा चुनाव न लड़े, कोई दूसरा व्यक्ति है, अभी 2-3 नाम आ रहे हैं उसमें, तो वो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि किसको वो जो है उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन हेमंत अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जरूर एक टक्कर होगी और उस टक्कर में ये जो संगठन है वो कांग्रेस का वो किस तरह से काम करते हैं, तो एटलीस्ट जो है मेरे समझने बहुत ही अलग तरह का एक चुनाव नजर आया। दिगंबर जी सही बात है कि कुमाऊं में जो महत्वपूर्ण विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इतनी मजबूत है, चंपावत भी उन्हीं सीटों में आती है, तो इसका लाभ भी तो मिलेगा। और उसके साथ जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं वो भी मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और संगठन की जो ताकत है दोनों मिलकर जीत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्यों बोलते हैं कि कांग्रेस के जो तीनों नेता है वो मिलकर खड़े होंगे और चौथा हरीश रावत, जो कि यहाँ पे कांग्रेस को आज भी नैया पार लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में उनको हराया गया हो या कांग्रेस को न जीता पाए हो, लेकिन चारों से लड़ना मुश्किल है। लगेगा आप इस बात क्यों बोल जाते हैं कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता राजनीति के रूप में आज सांसद के रूप में आगे करता है, कुमाऊं से ही राज्यपाल के रूप में मौका बढ़ा रहे हैं। तो इस बात को नजरअंदाज करना है ना, ये अच्छा नहीं है। और आप इस बात को मानिए, आज पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी उसकी है ना, मैं मनोज के उत्साह की प्रशंसा करता हूँ, अच्छा उत्साह है, बड़ा जीत। और तो आप हकीकत से आंख मूंद नहीं सकते हैं, ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस आज भी दिखरी भी है, जो सबसे बड़ा सेनापति इसी का मनोबल गिरा है वो राजनीति कहने की बात करेगी। और मनोज ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कमेंट हो गया कि आज से ही अभी नॉमिनेशन मतलब डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से अपने मुख्यमंत्री को जीते हुए मान के चल रही है। देखिए सर, ये तो मैं तो कहूंगा ये इनका सवाल है कि मानते चलते हैं, बट सर देखिए मेरा ये मानना है कि जब आप इलेक्शन करते हैं तो इलेक्शन एक तरफा नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती सर।
तो अगर आपको ताली बजानी है तो आपको एक कंपटीशन तो देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि एक तरफा मुकाबला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और बात करी हमने हरीश रावत जी की, देखिए हरीश रावत जी हमेशा से गद्दावर नेता रहे हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने सर 50 डीके देखा है और 50 डीके में पॉलिटिकल करियर उनका रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसे एक तरफा देखेंगे, कहीं ना कहीं चाहे मैं मेहरा जी की बात करूँ, यशपाल यादव जी 7 बार के सर एमएलए रह चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली आने वाले बाईपोल इलेक्शन में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक अच्छी टक्कर देगी, ताकि आप अगली बार ये ना बोल पाए कि ये एक तरफा मुकाबला रहेगा। महत्वपूर्ण कमेंट करके सर, एक तरफ कांग्रेस के 3 ऐसे नए चेहरे, मतलब बड़े चेहरे, जिन्हें पद दिया गया है। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने मुख्यमंत्री का जब चुनाव बनाया गया उसके सामने बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता मिला। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए, पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती है या उन 3 नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है जिन्होंने नया पद दिया? देखिए, ये तो बात वही है, ये पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए इस नेतृत्व में उनकी सीट हार जाने के बाद, उसके अलावा कई ऐसे जो है मंत्री हैं जो मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो लोग दोबारा जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद जब सीट उनके ऊपर जो दारोमदार दिया और वो दोबारा फिर जो उपचुनाव में जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत कठिन रही है, इजी नहीं। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी, धन्यवाद दिगंबर सिंह नेगी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। दरअसल एक तरफ 3 व्यक्तियों की चर्चा हो रही है, लेकिन सही में पुष्कर सिंह धामी जी के लिए ये अग्नि परीक्षा है, पहली अग्नि परीक्षा है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, बहुत से चुनाव है, तो उनके लिए परीक्षा के रूप में है। लेकिन यह अग्नि परीक्षा को पार करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब इस अग्नि परीक्षा को पार करेंगे तो सभी परीक्षा की फैसला देखना ये होगा कि जहां पे इनका संगठन इतना मजबूत है, वहां कितनी आराम से इस चुनाव में जाए। धन्यवाद।